नमस्कार दोस्तों। मानव जीवन में धातुओं का सदियों से विशेष महत्व रहा है। ये धातुएं अनेकों तरह से मनुष्य की सेवा करती आ रही हैं। इनकी सहायता से मनुष्य इस धरती पर अपने अस्तित्व को मजबूत बनाने और अपनी जरूरतों की पूर्ति को बेहतर ढंग से कामयाब बना सका है। हर नई धातु की खोज ने मनुष्य जीवन में विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। धातुओं के बल पर मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों को समझा है और ज्ञान विज्ञान के पथ पर उसने तेजी से तरक्की के नए आयाम भी स्थापित किए हैं। धातुओं की मदद से विकसित हजारों नए नए उत्पादों ने पिछली शताब्दियों के दौरान मनुष्य जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज उसके लिए धरती का हर छोर, सभी ऊंची चोटियां, दुर्गम घाटियां, घने जंगल, रेगिस्तान, दलदली क्षेत्र, गहरी झीलें, नदियां और समुद्र की अनंत गहराइयों को जानना बड़ा सरल हो चुका है। आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य को सितारों तक पहुंचा दिया है और इन सभी उपलब्धियों में धातुओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। धातुओं की दुनिया बड़ी ही रंग बिरंगी और गुणों की विविधता से परिपूर्ण है। अपने अनोखे गुणों और उनके अलग अलग उपयोगों से ही ये सभी धातुएं मनुष्य के लिए अपना विशिष्ट स्थान बना चुकी हैं। दोस्तों, धातुओं की इन्हीं खासियतों से आपको रूबरू करवाएगी ये श्रृंखला कहानी धातुओं की। मुझे यकीन है कि ये वीडियो सीरीज साइंस स्टूडेंट्स यानी विज्ञान के विद्यार्थियों के साथ ही उन सभी लोगों के लिए भी उपयोगी जानकारी का खजाना बनेगी जो सामान्य ज्ञान बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं या धातुओं की जानकारी पाना चाहेंगे। तो अब तक हमने जितनी भी बातें आपसे साझा की हैं, वे लिथियम के गौण उपयोगों पर प्रकाश डालती हैं। आइए अब हम इसके असली गुणों और उपयोगों की चर्चा शुरू करें। हमारा इशारा है दोस्तों परमाणु आर्जिकी यानी न्यूक्लियर एनर्जी की ओर, जिसमें लिथियम निकट भविष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि न्यूट्रॉनों की सहायता से लिथियम 6 के नाभिक बड़ी आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं। लिथियम का नाभिक जैसे ही न्यूट्रॉन अवशोषित होता है वो अस्थायी प्रकृति का बन जाता है और दो नए परमाणुओं में विभाजित होकर हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम और दुर्लभतम अति भारी हाइड्रोजन, जिसे ट्रिटियम कहते हैं, बहुत अधिक उच्च ताप होने पर ट्राइटियम परमाणु और हाइड्रोजन के एक अन्य भारी ड्यूटेरियम रूप का परमाणुओं का संयोजन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की एक बहुत बड़ी मात्रा बनती है। इसे ताप नाभिकीय ऊर्जा या थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। लिथियम 6 के और ड्यूटेरियम के यौगिक पर जब न्यूट्रॉनों की वर्षा की जाती है तो ताप नाभिकीय प्रतिक्रियाएं पूरे जोर से शुरू हो जाती हैं। इसका प्रयोग लिथियम रिएक्टरों में नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जा रहा है। ये यूरेनियम ईंधन से काफी बेहतर रहता है। लिथियम सुगमता से मिल जाता है, यूरेनियम से सस्ता पड़ता है और रेडियो एक्टिव विघटन पदार्थ भी नहीं बनाता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया का नियंत्रण करना भी पहले के मुकाबले में काफी सरल हो गया है। लिथियम 6 में मंद गति वाले न्यूट्रॉनों को पकड़ने की क्षमता होने के कारण इसका प्रयोग यूरेनियम रिएक्टरों में प्रतिक्रियाओं की तीव्रता के नियंत्रक के रूप में किया जाता है। इस गुण के कारण ये समस्थानिक विकिरण संरक्षी स्क्रीन और अति दीर्घ अवधि वाली नाभिकीय बैटरियों यानी न्यूक्लियर बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। आशा है कि लिथियम 6 परमाणु उड्डयन यंत्रों में मंद न्यूट्रॉनों के अवशोषक की तरह बहुत तेजी से प्रयोग होगा। अन्य क्षारीय धातुओं की भांति लिथियम भी नाभिकीय संयंत्रों में एक ताप वाहक के रूप में प्रयोग होता है। इस काम के लिए कम दुर्लभ लिथियम 7 ठीक रहता है, जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लिथियम में 93% तक होता है। अपने हल्के भाई की तरह लिथियम 7 ट्राइटियम के उत्पादन के लिए कच्चे माल का काम नहीं कर सकता, इसलिए ताप नाभिकीय तकनीक के लिए इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन यह ताप वाहक की भूमिका बड़ी खूबसूरती से निभाता है। इस कार्य में लिथियम 7 के ये महत्वपूर्ण गुण इसकी सहायता करते हैं: उच्च ताप धारिता, ताप चालकता, द्रव अवस्था में बृहत तापीय परास, नगण्य श्यानता और निम्न घनत्व। पिछले कुछ समय से रॉकेट तकनीक में लिथियम का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से मुक्त होकर अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन ने जिस अंतरिक्ष यान पर यात्रा की थी, उसे अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट में 6 इंजन लगे हुए थे, जिनकी कुल क्षमता 2 करोड़ अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर थी। ग्निपर पन बिजली घर जैसे 20 बिजली घरों की शक्ति मिलाकर इसके बराबर होगी। इस बात में कोई शक नहीं कि रॉकेट के ईंधन का चुनाव एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। अभी तक सबसे उपयुक्त ईंधन मिट्टी का तेल ही साबित होता था, जो जमाने से मनुष्य के काम आ रहा है। इस ईंधन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यानी उपचायक की भूमिका द्रव ऑक्सीजन निभाता था। इसके दहन में इतनी ऊर्जा निकलती थी जो नाइट्रोग्लिसरीन की
एक ही मात्रा के दहन से उत्सर्जित ऊर्जा से 2.5 गुना अधिक होती थी, जबकि नाइट्रोग्लिसरीन एक अति शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ भी है। धात्विक ईंधन का भविष्य काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है। 50 से अधिक वर्ष पूर्व धातुओं को रॉकेटों के ईंधन के रूप में प्रयोग करने के सिद्धांत और तकनीक की स्थापना सबसे पहले 2 अद्वितीय सोवियत वैज्ञानिकों ने की थी। वे थे कोंद्रियुक और सांदेव। इस काम के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातुओं में लिथियम का महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। केवल बेरिलियम की ताप वहन क्षमता ही इससे अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकेटों के लिए ऐसे ठोस ईंधन के पेटेंट मिल चुके हैं जिनमें लिथियम की मात्रा 51 से 68% तक रहती है। मजे की बात तो ये है कि रॉकेट इंजनों के काम के दौरान लिथियम का ही मुकाबला करता है। एक तरफ तो ईंधन का घटक होने के कारण लिथियम विशाल तापमान पैदा करता है, दूसरी ओर मृत्तिका पदार्थों की उच्च तापरोधकता के कारण रॉकेट के तुंडों और दहन कक्ष पर लिथियम का लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे वे लिथियम ईंधन के नष्टकारी प्रभाव का मुकाबला कर सकते हैं। इस प्रकार का एक लिथियम मृत्तिका पदार्थ टुपेलाइट है। आज वो जमाना आ गया है जब तकनीक में इस्पात, पीतल और कांच की जगह विभिन्न सिंथेटिक पॉलीमर यानी संश्लिष्ट बहुलक पदार्थ प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन जब भी इंजीनियर इस प्रकार के बहुलकों को आपस में मिलाना चाहते हैं या किसी अन्य पदार्थ के साथ उनका संयोजन कराना चाहते हैं तो उन्हें काफी कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन युक्त बहुलक टेफ्लॉन एक उत्तम प्रतिसंक्षारक है, परंतु कुछ समय पहले तक इसको किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं किया जाता था क्योंकि ये धातु के साथ ठीक तरह से संयोजित नहीं होता था। सोवियत वैज्ञानिकों ने बहुलकों की विभिन्न पदार्थों के साथ नाभिकीय वेल्डिंग की एक बिल्कुल नई विधि ढूंढ निकाली थी। जिन पदार्थों या बहुलकों को जोड़ना होता था उनकी सतह पर लिथियम या बोरॉन के यौगिकों की थोड़ी सी मात्रा लगा दी जाती थी। ये यौगिक एक किस्म से नाभिकीय गूंद का कार्य करते हैं। जब इन सतहों पर न्यूट्रॉनों की वर्षा की जाती है तो नाभिकीय प्रक्रियाएं तेजी से होने लगती हैं, जिनके दौरान ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है। इसके फलस्वरूप बहुत ही अल्प समय के लिए यानी कि सेकंड के 10 अरबवें हिस्से से भी कम समय में इन बहुलकों या पदार्थ के कुछ सूक्ष्म स्थानों पर तापमान सैकड़ों या हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन ये कुछ क्षण ही वेल्डिंग के लिए काफी हो जाते हैं और इस दौरान स्पर्शक तलों यानी बम्बार्डमेंट स्पॉट्स के अणुओं का विस्थापन हो जाता है और कभी कभी वे संयोजित होकर रासायनिक अनुबंध भी बना देते हैं और इस तरह से नाभिकीय वेल्डिंग कार्य यानी कि न्यूक्लियर वेल्डिंग वर्क संपन्न हो जाता है। साधारणतया मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के शीर्ष वाम पक्ष यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर के शुरुआत में तत्व प्रकृति के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। परंतु इनका पड़ोसी लिथियम एक बहुत ही विरल धातु है। प्रकृति में करीब 30 ऐसे खनिज पाए गए हैं जिनमें ये बहुमूल्य धातु प्रेजेंट है यानी विद्यमान है। इनमें सबसे मुख्य खनिज है पोडुमीन, जिसे ट्राइफेन भी कहा जाता है। इस खनिज के क्रिस्टल देखकर रेल की पटरी पर बिछे स्लीपरों या वृक्ष स्तंभों की याद आती है। कभी कभी इन क्रिस्टलों का आकार बहुत ही बड़ा होता है। अमेरिका के दक्षिणी डकोटा राज्य में इस खनिज का एक ऐसा क्रिस्टल पाया गया जिसकी लंबाई 15 मीटर से भी अधिक थी और वजन दसियों टन था। अमेरिकी भंडारों में पोडुमीन की 2 अति सुंदर किस्में भी पाई गई थी। अल्प मूल्य की खनिज इडेनाइट और पुंजाइट, जिनका रंग क्रमशः पन्ना, हीरा और गुलाबी व्यंजनी है। लिथियम के उत्पादन के लिए आवश्यक आधारभूत कच्चे माल का काम ग्रेनाइट पेगमाटाइट कर सकता है, जिसकी प्रकृति में अनगिनत भंडार हैं। अनुमान है कि 1 घन किलोमीटर ग्रेनाइट में 1 लाख से भी अधिक टन लिथियम होता है। आज दुनिया के सभी देशों में जितने लिथियम का उत्पादन हो रहा है वो सब मिलाकर भी इस संख्या से कई गुना कम है। लिथियम के अलावा ग्रेनाइट निक्षेपों यानी इनके डिपॉजिट्स में नियोबियम, टेंटेलम, जिरकोनियम, थोरियम, यूरेनियम, नियोडिमिनियम, सीजियम, थीरियम, प्रोजोयूडियम और कई अन्य विरल तत्व मौजूद रहते हैं। परंतु समस्या ये है कि इन मूल्यवान और विरल तत्वों को ग्रेनाइट में से कैसे निकाला जाए। आज वैज्ञानिक ऐसे तरीकों को खोजने में सफल हुए हैं जो खुल जा सिम की तरह ग्रेनाइट के खदानों को खोल रहे हैं। इस कार्य में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली है। लिथियम की कहानी खत्म करने से पहले हम अमेरिका के सुप्रसिद्ध भौतिकविद रॉबर्ट वुड के जीवन की एक मजेदार घटना का आपके साथ वर्णन करना चाहेंगे। इस घटना में लिथियम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, वर्ष 1891 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक वुड सुप्रसिद्ध प्रोफेसर रैमसे से रसायन पढ़ने के लिए बाल्टीमोर आए थे। वे विश्वविद्यालय के नजदीक ही एक बोर्डिंग हाउस में ठहरे थे। कुछ दिनों में उन्हें दूसरे विद्यार्थियों से ये पता चला कि उनकी मकान मालकिन नाश्ते में अक्सर रात की बची हुई जूठी चीजें देती है, यानी जो चीजें शाम को डिनर के समय
समय लड़के अपनी प्लेटों में छोड़ देते थे, वो उनको सुबह के नाश्ते में भी रख देती थी। लेकिन समस्या ये थी कि इस बात को सिद्ध कैसे किया जाए। तो वुड अपनी कठिन से कठिन समस्या का हल ढूंढने के लिए जाने जाते थे। इस बार भी उनकी बुद्धि ने लड़कों की ये समस्या हल की थी। एक दिन शाम को डिनर के समय उन्होंने प्लेट में मांस के कई टुकड़ों को छोड़ दिया और चुपके से उन पर लिथियम क्लोराइड को छिड़क दिया। ये यौगिक आकार और स्वाद में नमक की तरह होता है और इसके खाने से कोई नुकसान भी नहीं होता। अगले दिन जब सुबह लड़के नाश्ता करने के लिए बैठे, उन्होंने मांस के कुछ टुकड़ों को उठा लिया और स्पेक्ट्रोस्कोप में उनका अध्ययन किया तो पाया कि एक लाल रेखा नजर आ रही है जो लिथियम के कारण पैदा हुई थी। मकान मालकिन की चोरी इस तरह से पकड़ी गई। बहुत सालों बाद वुड ने बड़े मजे के साथ लोगों को बताया कि किसी जमाने में उन्होंने ये काम एक जासूस की तरह किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी श्रृंखला कहानी धातुओं की के तहत पहली प्रस्तुति, जिसमें हमने सबसे हल्की लेकिन आज के दौर में नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन सहित कई अन्य ऊर्जा आधारित उद्योगों में अहम भूमिका निभा रही हमारी इस धातु लिथियम की कहानी आपसे साझा की है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन का बटन ऑन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।